हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बैचलर ऑफ फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी 3, जो कि आपका थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसे आज हम देखने वाले हैं। इसमें एक टॉपिक है सल्फोनामाइड एंड कोट्रामोक्साजोल, जो कि आपका कीमोथेरेपी के अंडर एक पार्ट है। इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो कुछ रेफरेंस बुक्स हैं। एक तो आप जो के.डी. त्रिपाठी फार्माकोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है उसे पढ़ सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह आती हैं पीवी पब्लिकेशन की, उसके बाद यहाँ पर ठाकुर पब्लिकेशन की, इसे पढ़ सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कर लेना है। सबका पीडीएफ और साथ में नोट्स अलग से मिल जाएगा आपको। तो ये देखो यहाँ पर यूनिट 3 है कीमोथेरेपी। इसमें पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी और सेकंड है सल्फोनामाइड एंड कोट्रामोक्साजोल। तो यहाँ पर देखो इस सल्फोनामाइड जो टॉपिक है ना, जो आपका एंटीबायोटिक में, ये पूरी तरह से फॉलिक एसिड इस पर डिपेंड है। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, इसका केमिकल नाम है विटामिन B9 का। तो होता क्या है हमारे बॉडीज़ में, ह्यूमंस में और बैक्टीरिया में, फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में और साथ ही डीएनए वगैरह के फॉर्मेशन में। तो इसलिए जो फॉलिक एसिड है, अगर बैक्टीरिया में हम उसे फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस है उसे ही बंद कर देंगे तो बैक्टीरिया का जो एनर्जी प्रोडक्शन है, डीएनए प्रोडक्शन है, वही बंद हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा और हमें जो भी बीमारी वगैरह होगी उससे आराम मिलेगा। तो यही एक बेसिक सा कंसेप्ट है इन दवाइयों का यूज़ करने के पीछे सल्फोनामाइड का। और सल्फोनामाइड नाम देखो ना क्या है, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड यानी कि इसमें दो ग्रुप होंगे आपके। एक तो सल्फोन ग्रुप जो कि यस डबल बॉन्ड ओ SO2 ग्रुप है, और उस पे ऐसा एक अमाइड ग्रुप रहेगा। तो इसी ग्रुप को कहते हैं सल्फोनामाइड। बस यही एक बेसिक सा ग्रुप होता है। आपके जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे इसके अंदर, आप मेडिकेम में पढ़ोगे, ठीक है, मेडिकेम में आपने पढ़ा होगा, उसमें यही जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही सल्फोनामाइड कहा जाता है। तो इसका इतिहास जान लेते हैं कि सबसे पहले इसका डिस्कवरी हुआ कैसे था। तो देखो एक साइंटिस्ट थे डोमाक करके, उन्होंने क्या एक ऑब्जर्वेशन किया ना कि उन्होंने सबसे पहले जो उनके लैब में कुछ चूहे थे, तो उनमें चूहों को एक इन्फेक्शन करा दिया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कराया, जिससे चूहों को बुखार आ गया। उसके बाद उन्होंने जो एक डाई था प्रोंटोसिल रेड करके, डाई मतलब आपको पता होता है ना जिससे कपड़े को रंगा जाता है और कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोंटोसिल रेड नाम का एक डाई था, उसे इंजेक्ट किया इंजेक्शन के थ्रू चूहों को। उसके बाद उन्होंने देखा ना कि जो चूहों का बुखार था स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण वो कम हो गया है। तब उन्हें पता चला कि भाई इसमें कुछ तो है जिससे कि इनकी बीमारी ख़त्म हो गई, इनका बुखार कम हो गया। लेकिन वो इतना एक्चुअली क्या है ये नहीं पता कर पाए थे, बस उन्हें ऐसा लगा था कि कुछ तो है इसमें। उसके बाद 1937 में 1937 में ये पता चला कि जो प्रोंटोसिल नाम का जो डाई था ना, वो चूहे की बॉडी में जाने के बाद सल्फानिलामाइड इसमें टूट जाता था, इसमें मेटाबोलाइट होकर सल्फानिलामाइड बनता था, जो कि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट था, मेन एजेंट था, जिससे कि इन्फेक्शन कम होता था और बुखार ठीक होता था। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बने, जैसे कि सल्फोडाक्सिन और बहुत सारी सल्फापायरिडिन, सल्फासलासिन, बहुत सारी दवाइयाँ बनी। तो इसके बाद यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर है और प्रोंटोसिल बॉडी में जाने के बाद सल्फानिलामाइड ए बन जाता है, जो कि आपका मेन इंग्रेडिएंट है। ये स्ट्रक्चर वगैरह आपको फार्माकोलॉजी में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर समझने के लिए है। और यहाँ पर देखो मैं आपको सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर बता रहा था, तो यहाँ पर SO2 और NH2 ग्रुप होता है जिसे सल्फोनामाइड ग्रुप कहा जाता है। इसलिए ये जो जितनी भी दवाइयाँ हैं इस कैटेगरी के अंदर वो सल्फोनामाइड कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन मेन है, इसे याद कर लेना, बहुत ही छोटा सा ही है। तो सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि ऐसी दवाइयाँ सल्फोनामाइड कैटेगरी के अंदर जो बहुत ही कम समय के लिए काम करती हैं, तो 4 से 8 घंटे तक के ही काम करती हैं। इसमें सल्फाडायाजिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग यानी कि जो शॉर्ट एक्टिंग से थोड़ी ज़्यादा चलती हैं, तो इसमें है सल्फामिथोक्साजोल। और लॉन्ग एक्टिंग तो ऐसी दवाइयाँ जो 7 दिन तक चलती हैं, इसमें है सल्फाडोक्सिन और सल्फामिथोपायरासिन। और इसके बाद स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड, यानी कि कभी कभी ही यूज़ हुआ जाता है। ये आपको जैसे कि कभी कुछ बर्न हो गया, स्किन जल गया, उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेफिनाइड हो गया, सिल्वर सल्फाडायाजिन और सल्फासलाजिन। ये सब दवाइयाँ जो हैं
ये बहुत ही कम कंडीशंस में यूज़ की जाती हैं। जो सल्फोनामाइड की दवाइयाँ हैं ना, वो आज के टाइम में बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत जल्दी ही सारे के जो बैक्टीरिया हैं उनमें आ चुका है, तो इनका यूज़ अब बहुत कम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में, यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, कौन कौन से बैक्टीरिया को किल कर सकता है या फिर इनका ग्रोथ कम कर सकता है। सल्फोनामाइड आर प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं, उनका जो ग्रोथ है ना उसे स्लो कर देते हैं, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोस्टेटिक कहा जाता है। स्टेटिक यानी कि ग्रोथ को कम कर देना, दबा देना। उसके बाद यहाँ पर एक ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव हैं, और यहाँ पर इनके कुछ नाम दिए गए हैं जिनके खिलाफ ये आज भी थोड़े बहुत काम करते हैं। तो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के हैं और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो शिगेला और ये सब वाइब्रियो कोलेरा, इनके खिलाफ ये आज भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा मेन पार्ट इसमें, ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पूरे सिलेबस में पूरा जो आपका सल्फोनामाइड का एक चैप्टर है ना, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज़, क्लासिफिकेशन और एडवर्स इफेक्ट, यही बस छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये रहा आपका सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो ये जो पूरा साइकिल आपको दिख रहा है ना, ये पाथवे, ये बैक्टीरिया के अंडर होता है। तो बैक्टीरिया में होता क्या है, टेरिडीन, टेरिडीन नाम का एक केमिकल होता है जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड यानी कि पाबा एक दूसरा केमिकल होता है। ये जब दोनों कंबाइन होते हैं ना तो डाहाइड्रोटेरोइक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाहाइड्रोटेरोइड सिंथेस। उसके बाद ये जो डाहाइड्रोटेरोइक एसिड है ये डाहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, डाहाइड्रोफोलिक सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये जो डाहाइड्रोफोलिक एसिड एसिड है ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, इसे THFA भी कहा जाता है, डाहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है ना, यही मेन कंपोनेंट है, बैक्टीरिया को चाहिए होता है ताकि DNA वगैरह बना ले, RNA बना ले, एमिनो एसिड जो भी हैं वो सब बना ले, एनर्जी प्रोडक्शन करे। अब अगर हम अपना देंगे सल्फोनामाइड जो कि हमारा मेन यहाँ पर दवाई है, तो वो क्या करता है ना, देखो यहाँ पर सल्फोनामाइड है, ये डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस जो एंजाइम है इसे ही बंद कर देगा। अब अगर ये डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस एंजाइम बंद हो गया है ना, तो आगे का जो पूरा साइकिल है, पाथवे है, वो होगा ही नहीं। तो डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड हो गया, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड हो गया, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड हो गया, ये बनेगा ही नहीं, DNA बनेगा ही नहीं, तो हमारा जो बैक्टीरिया है धीरे 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 करके मर जाएगा। तो यही यहाँ पर सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है। आपने अगर ये फ्लो चार्ट वगैरह जैसे यहाँ पर दिख रहा है ऐसे भी ड्रॉ कर दिया और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया ना तो चलेगा। और यहाँ पर देखो ये आपका जो है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का साइड चेन कैसा दिखता है और सल्फोनामाइड का साइड चेन कैसा दिखता है। दोनों में एक बेंजीन रिंग और एक अमाइनो ग्रुप है। इसके बाद इसमें सल्फोनामाइड में भी एक बेंजीन ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप है, तो दोनों का स्ट्रक्चर ना लगभग सेम है, इसलिए सल्फोनामाइड जाके एक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड, यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सल्फोनामाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है ना, जो भी बैक्टीरिया होते हैं धीरे धीरे समझ जाते हैं कि भाई सल्फोनामाइड आ रहा है, ये मुझे मारता है, तो मुझे खुद में कुछ तो चेंज करना होगा जिससे मैं इससे जाके बच सकूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे 40-50 साल में ना बैक्टीरिया ने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि अब बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उन पर सल्फोनामाइड का प्रभाव, एक्शन होता ही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर गोनोकोकाई, न्यूमोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मेनिंजोकोकाई और ई कोलाई, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स हैं जो रेजिस्टेंस हो गए हैं सल्फोनामाइड के खिलाफ। अब सल्फोनामाइड की जितनी भी दवाइयाँ हैं इस कैटेगरी के अंडर, इन पर कुछ असर होता ही नहीं उन दवाइयों का। तो कैसे किया है उन्होंने, देखो यहाँ पर सबसे पहला है प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ पाबा। तो जो पाबा होता है जिससे कि फोलिक एसिड है, उसके बाद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, उन्होंने क्या किया बैक्टीरिया ने कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं ताकि अगर ये इनहिबिट भी हो जाए पाथवे तो एक्स्ट्रा बचा रहे और उससे फिर अलग से सिंथेसिस हो जाए। उसके बाद देयर फोलेट सिंथेस एंजाइम हैज़ लो एफिनिटी फॉर सल्फोनामाइड, यानी कि देखो ये जो सल्फोनामाइड जाके वाला एंजाइम बंद कर देते थे ना,
अब बैक्टीरिया ने क्या किया कि उन्होंने इस एंजाइम का एक दूसरा वैरायटी बना दिया। इससे क्या हुआ कि सल्फोनामाइड डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि एंजाइम है कहाँ पर। अब एंजाइम अगर डिटेक्ट ही नहीं होगा तो सल्फोनामाइड एक्शन अपना कर ही नहीं पाएगा और बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अडेप्ट एन अल्टरनेटिव पाथवे इन फोलेट मेटाबॉलिज्म। तो कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया कि भाई अब हमें ये पाथवे को अपनाना ही नहीं है, अब हम किसी दूसरे पाथवे से, किसी दूसरे तरीके से फोलिक एसिड बनाएंगे और फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाएंगे। तो ये कुछ 3 तरीके थे जिससे कि बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप किया सल्फोनामाइड के खिलाफ। अब उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, N4 पे एसिटाइलेशन होता है, यानी कि सिंपल जो आपका यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा। यही एक मेटाबॉलिक पाथवे है सल्फोनामाइड का मेजर। उसके बाद यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड हैं ये आपके मेन एडवर्स इफेक्ट हैं, बाकी तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि नोशिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन। ये तो आप सब में लिख सकते हो, जितनी भी दवाइयाँ, जितने भी एंटीबायोटिक हैं, सबके एडवर्स इफेक्ट में कॉमन आता ही है। उसके बाद मेन एक साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड का, वो है क्रिस्टल यूरिया, यानी कि क्रिस्टल्स जम जाते हैं। जैसे कि आप किडनी स्टोन समझ सकते हैं, उसी प्रकार का क्रिस्टल हो जाता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में। तो क्रिस्टल यूरिया एक मेन है। उसके बाद फोटोसेंसिटाइजेशन, हेपेटाइटिस, और दूसरा है सल्फोनामाइड कोज हीमोलिसिस इन डोज डिपेंडेंट मैनर इन इंडिविजुअल विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंटी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम होता है। तो अगर आदमी, कोई भी पर्सन ऐसा है कि उसके शरीर में ये एंजाइम है ही नहीं, तो उसको ऐसा होगा कि अगर उसने सल्फोनामाइड लिया ना तो उसे अनीमिया हो जाएगा, हीमोलाइटिक अनीमिया, जिसमें आपके आरबीसी वगैरह होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वैसा टाइप का अनीमिया होता है ऐसे पर्सन में जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। इसके बाद यहाँ पर इंटरेक्शंस देख लो। सल्फोनामाइड इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन, टोलब्यूटामाइड एंड वारफरिन, इनहांस देयर एक्शन। तो सल्फोनामाइड है, ये वारफरिन, फेनिटोइन, टोलब्यूटामाइड, ये जो 3 दवाइयाँ हैं इनका मेटाबॉलिज्म बंद कर देता है। अब मेटाबॉलिज्म बंद करेगा तो ये तीनों का जो ड्रग, ये जो तीनों ड्रग्स हैं इनका प्लाज्मा में और ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा, तो साइड इफेक्ट भी इनके बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ यूजेस देख सकते हो। इन क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई में यूज होता है। इन स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस एंड गम इन्फेक्शन, कंबाइंड विथ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल यूज फॉर मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद अलॉन्ग विथ पायरीमेथामाइन, सर्टेन सल्फोनामाइड आर यूज फॉर मलेरिया एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये यहाँ पर कुछ यूज हैं इसके। अब यहाँ पर देखो अगला है कोट्राइमोक्साजोल। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है, इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल, यानी कि जो दोनों दवाइयाँ हैं ये मिलकर बनाता है कोट्राइमोक्साजोल, एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन वो देख लेते हैं। ट्राइमिथोप्रिम is diaminopyrimidine related to anti-malarial drug pyrimethamine which selectively inhibit bacterial dihydrofolate reductase. Trimethoprim is 50,000 times more active against bacterial DHFR than against mammalian enzyme. तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपका ये जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल, इसमें जो ट्राइमिथोप्रिम है ना, ये आपके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ट्राइमिथोप्रिम इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जो सल्फामिथोक्साजोल है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो आपका बैक्टीरियल एक्शन होता है वो और ही इन्हांस हो जाता है। आपने सिनर्जिस्टिक एक्शन पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी 1 वगैरह में, तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है इससे, और बैक्टीरिया पे जो असर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक से बैक्टीरिसिडल इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ रीज़न है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। ये बताना है आपको यहाँ पर कि कोट्राइमोक्साजोल इस कॉम्बिनेशन में ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल यही 2 दवाइयाँ क्यों ली गई। तो देखो दोनों का जो हाफ लाइफ है वो लगभग सेम है, 10 घंटे का। उसके बाद व्हेन दिस 2 आर गिवन इन डोज रेशियो सल्फामिथोक्साजोल 5:1 ट्राइमिथोप्रिम
Optimal synergy is exhibited at a concentration ratio of sulfamethoxazole 20 raised to trimethoprim 1, and due to this MIC of each component may be reduced by 3 to 6 times. तो देखो ये मैंने आपको बताया कि सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है दोनों दवाइयाँ साथ में लेने पर उनके कॉम्बिनेशन से। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डोज है वो डोज भी कम हो जाता है, तो डोज बहुत कम ही लेना पड़ता है। और सल्फामेथोक्साजोल का है ना 5:1 ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल 5% रहेगा तो 1% उसमें ट्राइमिथोप्रिम रहेगा। तो ये यहाँ पर लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देख सकते हो, सल्फामेथोक्साजोल डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेस इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और ट्राइमिथोप्रिम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो जो दोनों सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम है एक ही साइकिल में काम करता है, तो इससे सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है और आपका जो एक्शन है एंटीबैक्टीरियल एक्शन वो इन्हांस हो जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद इसका कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट लगभग सेम ही है जो आपने पहले देखा था सल्फोनामाइड के लिए, और यूजेज भी सेम ही है। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, टाइफॉइड में यूज़ होता है, डायसेंट्री और बैक्टीरियल डायरिया में, और न्यूमोसाइटोसिस जीरोवेशी, तो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेशी एक मेन यूज़ है यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम और इसका सल्फामेथोक्साजोल का जो कॉम्बिनेशन है कोट्राइमोक्साजोल का। उसके बाद यहाँ पर आगे देख सकते हो, तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, और ये था आज हमारा सल्फोनामाइड एंड कोट्राइमोक्साजोल दोनों के बारे में हमने देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह देखा, क्लासिफिकेशन देखा। तो ये पूरे चैप्टर में मेन सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको सल्फोनामाइड का जो क्लासिफिकेशन है, छोटा सा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग और स्पेशल पर्पस वो याद होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए आपको पता सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा आपको, तो कोट्राइमोक्साजोल का भी लिख लोगे, दोनों का लगभग सेम है। और उसके बाद उसका यूजेस और एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट में आपका मेन है कि एक क्रिस्टल यूरिया हो सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंट पेशेंट में हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद कोट्राइमोक्साजोल हमने देखा, उसका भी यूजेस सेम है, एडवर्स इफेक्ट सेम है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है। उसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है दोनों के कॉम्बिनेशन का, सल्फामेथोक्साजोल और कोट्राइमोक्साजोल में ये सब जो कॉम्बिनेशन है ट्राइमिथोप्रिम का, उसका रीज़न क्या है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।